हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री का 70 इम्पॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन करेंगे। और दोस्तों, ये 70 क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है और सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से ज़रूर याद करना है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, याद ज़रूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, बेरवादार ठोस का उदाहरण है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, बेरवादार ठोस का उदाहरण है। देखिए, आपका रबर आपका बेरवादार ठोस का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होता है। देखिए, मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या 7 है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, Na2O में सोडियम की उप सहसंयोजन संख्या है, तो इसकी संख्या 4 है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी नंबर हो जाएगा। दोस्तों, ये तीनों क्वेश्चन देख सकते हैं, ये तीनों क्वेश्चन पूछा गया है, तो अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। देखिए, चौथा नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण है दर्शाता है। तो बताइए कौन सा है, ये CrO2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, टिंडल प्रभाव पाया जाता है, तो देखिए सॉल्ट में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, अर्धपारगम झिल्ली से प्रासरण क्रिया में निकल पाते हैं, तो देखिए इस क्रिया में विलायक के अणु निकल पाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये भी सारे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए शुद्ध जल का पीएच मान आपको बताना है। देखिए, शुद्ध जल का पीएच मान आपका 7 होता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। देखिए, अनुसंख्यक गुणधर्म 4 प्रकार का होता है, हिमांक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन और एक होता है प्रासरण दाब। देखिए 4 होता है, इसमें पूछा है अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, तो देखिए प्रकाशीय सक्रियता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी लाजवाब है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। देखिए, परमाणु द्रव्यमान को सूचित करते हैं हम लोग जेड से, नहीं सॉरी, परमाणु संख्या को जेड से, परमाणु द्रव्यमान को हम लोग एक ए से सूचित करते हैं। और पूछा है ए बराबर, यानी परमाणु द्रव्यमान बराबर, यानी ए बराबर क्या होता है, तो इसके बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होता है। ठीक है, इस प्रश्न इसको याद रखिएगा, पूछेगा परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है, तो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन अधिकतर पूछता है, देखिएगा आप लोग बहुत सारे देखे होंगे। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 और द्रव्यमान संख्या कितना रहता है, 235। ये क्वेश्चन पूछता है बार बार, तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। यहाँ से पूछेगा यूरेनियम का परमाणु इस तरह से दिया रहेगा क्वेश्चन, इसमें पूछेगा न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। अब बताइए, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या नहीं ज्ञात कर लीजिएगा आप लोग, तो सिंपल तरीके से आप बताइए परमाणु द्रव्यमान बराबर, अभी तुरंत आप लोग क्या कहें, परमाणु यानी ए बराबर, ए से सूचित करते हैं, ए बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अब देखिए हमको न्यूट्रॉन की संख्या यानी En निकालना है। देखिए द्रव्यमान कितना दिया गया है, 235। परमाणु क्रमांक कितना दिया गया है, यानी प्रोटॉन की संख्या। देखिए प्रोटॉन की संख्या और परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉन संख्या, ये तीनों का मान एक ही होता है। देखिए, अगर आपको प्रोटॉन की संख्या दिया रहेगा, तो इसका मतलब समझिए कि इसमें परमाणु संख्या का मान उतना ही है और इलेक्ट्रॉन का मान भी उतना ही है। तो अब बताइए, यहाँ से निकाल लीजिए परमाणु, पहले देखिए परमाणु द्रव्यमान संख्या कितना दिया है, 235। आप बताइए प्रोटॉन की संख्या कितना दिया है, 92। अब इसमें से घटा लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, परमाणु द्रव्यमान बराबर सिंपल से याद रखिएगा प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, और आप लोग याद कर लीजिएगा और कमेंट में भी कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि याद रहेगा। प्रासरणी दाब बढ़ता है जब क्या होता है, तापक्रम क्या होता है, बढ़ता है, तापक्रम बढ़ता है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा। अगला है, जलीय घोल में हाइड्रोजन इनमें से किसे अपकृत नहीं करता है, तो Fe3+ को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको बताना है, ये आपका समीकरण दिया गया है, इसमें ई नोट का मान दिया है 1.30 वोल्ट, पीएच बराबर 2 इलेक्ट्रॉन विभव। इसमें विभव का मान पूछ रहा है, तो इसमें विभव का मान हो जाएगा 1.36 वोल्ट, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला है, देखिए फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है, तो विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न आपके सामने है, क्या है, सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है, उसे क्या कहते हैं। देखिए जो सेल है, जो रासायनिक
रासायनिक ऊर्जा है ना वह विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल, ऑप्शन बी। अगला, अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यकता न्यूनतम ऊर्जा होती है, वह सक्रियण ऊर्जा होता है, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, इसमें देखिए ये इस अभिक्रिया की इस कोटि में इसकी कोटि बताना, इस अभिक्रिया में इसकी कोटि आपका कितना हो जाएगा, तो इसकी कोटि आपका हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1, ऑप्शन बी। इसमें ये आपको दिया गया है ये अभिक्रिया, इसमें कोटि की संख्या आपका 0 हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है सक्रिय भार पर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखिए, रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। रासायनिक अधिशोषण में परतें की संख्या 2 होती है, ऑप्शन बी। अगला, निम्नलिखित में किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है, तो चीनी के घोल में। अगला है, दूध एक उदाहरण है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन श्योर है, आपके क्वेश्चन में आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रहता ही है, तो रहता ही है। देखिए दूध एक उदाहरण है, यह पायस का उदाहरण है। देखिए एक पायस का, हम पायस का उदाहरण बता देते हैं आप लोग अच्छे तरीके से। देखिए पायस का उदाहरण सबसे पहले दूध हो गया, इसको याद रख लीजिएगा, दूध हुआ। पनीर आपका हुआ पायस का उदाहरण। सेंट हुआ, ये आपका पायस का उदाहरण। पेंट हुआ, पेंट, सेंट, पेंट। क्रीम, ठीक है, क्रीम। उसके बाद गोंद, ये सब आपका क्या हुआ, ये पायस का उदाहरण है। देखिए ये पायस का उदाहरण है। अगर आपको यहाँ पर पायस नहीं रहेगा, देखिए यहाँ पर पूछेगा दूध एक, अगर पायस यहाँ पर नहीं रहता, अगर कोलाइड भी रहता ना, कोलाइड तो भी आंसर आप लोग दूध, ये कोलाइड मारते, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास 2 ऑप्शन रहेगा, इसमें देखिए पायस भी है, अगर इसमें कोलाइड भी रहता ऑप्शन में, तो आप लोग किसको मारते, तो कोलाइड को ही मारते, ठीक है। तो देखिए इसमें कोलाइड नहीं दिया गया है, तो पायस ही आपका आंसर हो जाएगा। पायस आपका, आपके बोर्ड एग्जाम में इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, तो पायस ही आपको मारना होगा, ऑप्शन नंबर डी, पायस सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए ये जेल है, इससे भी क्वेश्चन पूछता है जेल, वो वाला जेल नहीं समझिएगा जो ठोस में द्रव होता है। देखिए पूछेगा जेल का उदाहरण है। अभी देखिए यहाँ पर दूध लिखा है ना, मान लीजिए यहाँ पर अभी आपको रहता पनीर। देखिए ये पनीर आपका उदाहरण है जेल का। पूछेगा शहद, शहद आपका किसका उदाहरण है, जेल का उदाहरण है। पूछेगा शैम्पू, शैम्पू आपका जेल का उदाहरण है। पूछेगा फेस वॉश, जो लगाते हैं उजला होने के लिए, लेकिन रियलिटी में उजला नहीं होता है, ठीक है, तो ये भी आपका जेल का उदाहरण है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर, ऑप्शन बी। अगला, निम्नलिखित में कौन कोलाइड घोल नहीं है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन श्योर है रहेगा। देखिए कोलाइड घोल नहीं है, देखिए आपका जल है ना, ये कोलाइड घोल आपका नहीं है। देखिए कोलाइड घोल कौन होगा, जो अभी उदाहरण पायस वाला बताएं, ये सभी कोलाइड ही घोल का उदाहरण है, यानी कोलाइड विलयन का ही उदाहरण है। देखिए पूछेगा कोलाइड विलयन, अच्छा कोलाइड किसे कहते हैं, वैसे विलयन जिसमें विलय पदार्थ के कण की त्रिज्या कितना रहता है जानते हैं, 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर तक रहता है, ठीक है, उसे कोलाइड विलयन कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए निम्नलिखित में कौन कोलाइड घोल नहीं है, तो आपका जल नहीं है। देखिए ये धुआं, गोंद, ये दूध, गोंद, धुआं, ये आपका कोलाइड घोल है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पूछ दिया है। अब देखिए निम्नलिखित में ठोस समुदाय कौन है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये ठोस समुदाय आपका संश्लेषित जेम है। अब कहीं अगर ऑप्शन में आपको ये संश्लेषित जेम नहीं मिलेगा, देखिए ठोस आपका जो होता है ना, ठोस ये आपका मिश्र धातु होता है। क्या होता है, मिश्र धातु। अगर संश्लेषित जेम नहीं रहेगा तो मिश्र धातु रहेगा, तो डायरेक्ट मारिएगा मिश्र धातु। तो ऑप्शन नंबर, इसका भी ऑप्शन के हिसाब से संश्लेषित जेम हो जाएगा। अब देखिए बात्या भट्टी में निम्नलिखित में किस ऑक्साइड का अपचयन होता है, आयरन का ऑक्साइड, कॉपर का मुख्य अयस्क, कॉपर ग्लास, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो न्यू स्टूडेंट होंगे, ठीक है। चलिए आप लोग जवाब देते रहिएगा। जब किसी धातु के ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो धातु का निर्माण होता है। देखिए
अब ये आपको समीकरण देगा, यहाँ पर कार्बन क्या है, यहाँ पर आपका ये कार्बन क्या है, तो यहाँ अब कारक है ऑप्शन बी। अगला निम्नलिखित में से कौन सी धातु भूपर्पट्टी में पाई जाती है, प्रचुर मात्रा में, आपका एल्युमिनियम ऑप्शन सी। अगला डोलामाइट खनिज में पाया जाता है तो मैग्नीशियम। गलेना किसका है, इसका पीबी का है, इसका है यानी मरकरी यानी सीसा, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में सबसे बड़ा बॉन्ड कौन किस में पाया जाता है, तो NH3 में। अगला है H2SO4 एक है, यह द्विभाषमिक अम्ल है। बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक है, देखिए फ्लोरीन आपका हो जाएगा। अगला है सल्फर सल्फाइड है, इसका समारण किया जाता है फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है, तो हीलियम का मुख्य स्रोत आपका सूर्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन है, तो Bi3 हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में सबसे किसका बंधन कौन सबसे अधिक होता है, तो BF3 का, ऑप्शन नंबर सी। अगला अणुचुंबकीय प्रदर्शित करने वाला पदार्थ कौन है, ऑक्सीजन O2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न को छोड़ना नहीं है, सारे प्रश्न को याद करना है। निम्नलिखित में से कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती है, तो कॉपर। अगला जब FeOH के होल 3 में NaCl का घोल मिलाया जाता है तो FeOH3 अवक्षेपित हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन सिंपल है, आप लोग पढ़ते, हम इतना पढ़ लिए हैं, ये सारे क्वेश्चन हमको सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद हो गया है। ठीक है, डी ऑर्बिटल का आकार होता है, देखिए डी ऑर्बिटल का आकार होता है आपका डबल डम्बेल होता है, पी ऑर्बिटल का आकार डम्बेल होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। संक्रमण तत्व डी खंड के तत्व में हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला तत्व क्या है, तत्व धातु आपका सोना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्या है, इसका आयुपेक नाम। देखिए चारों ऑप्शन में से चारों ऑप्शन गलत है, चारों ऑप्शन गलत है। सबसे इस आयुपेक नाम निकालने के लिए सबसे पहले एक ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या निकालना पड़ता है। ऑक्सीकरण संख्या आपका 4 आएगा। कहिएगा कैसे निकालना होता है, देखिए इसको माने, देखिए H2 है, इसका होता है 1 गुने 2 कीजिएगा, प्लस P2 केंद्रीय परमाणु को X मानिएगा, प्लस Cl को होता है -1 को 6 से गुना कीजिएगा -6, तो इस प्लस को हटा देते हैं, -6 लिख देते हैं, बराबर इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2 + x - 6 बराबर 0 होते, x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यही आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकला। अब इसका नामकरण करेंगे, पहले इसका हाइड्रोजन लिखेंगे, हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरोप्लेटिनम 4 लिखेंगे। इस तरह से एक भी ऑप्शन नहीं है आपका, ऑप्शन नंबर इसमें नहीं देंगे। ठीक है, अगला देखिए निम्नलिखित में किसकी आकृति चतुष्फल के, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, NaCl4 2- का, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला है किस यौगिक के केंद्रीय धातु का प्रसंस्करण DsP2 होता है, देखिए इसका आपका हो जाएगा NaCN4 2-, ऑप्शन नंबर सी। उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक क्या है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अगला क्या, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्कीन का CnH2n होता है, एल्केन का CnH2n+2 होता है, एल्काइन का होता है CnH2n-2। इस तीनों को याद रखिएगा। CH4 में सिग्मा बंधों की संख्या, देखिए मीथेन में आपको सिग्मा बंध की संख्या पूछ रहा है। अब देखिए कार्बन का 4 अणु लेगा, ठीक है, कार्बन का हाइड्रोजन इसमें पूछ रहा है सिग्मा। अब देखिए सिंगल बॉन्ड में, जहाँ पर सिंगल बॉन्ड रहेगा वहाँ पर एगो सिग्मा रहेगा, जहाँ डबल बॉन्ड रहेगा वहाँ पर 1 सिग्मा, वहाँ पर एगो पाई रहेगा, जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा वहाँ पर 1 सिग्मा और 2 पाई रहेगा। ठीक है, अब देखिए मीथेन एल्केन वाला है तो सिंगल बॉन्ड होता है एल्केन में, तो देखिए यहाँ पर सभी सिग्मा रहेगा, अब यहाँ पर सिग्मा रहेगा, 4 गो अणु है तो एगो यहाँ सिग्मा, एगो यहाँ सिग्मा, तो कितना सिग्मा हुआ, 4, ऑप्शन नंबर ए। अगला कार्बन एकल बंध की लंबाई कितना होता है, 1.54 एंगस्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी। एल्कोहल का सक्रिय क्रियाशील, अब देखिए एल्कोहल का OH होता है, एल्कोहल का OH COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल, CH एल्डिहाइड, CO आपका कीटोन हो गया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो इस एल्कोहल का पूछा है तो OH हो जाएगा। इसमें देखिए इस यौगिक का नाम क्या है, इस यौगिक का नाम फिनॉल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मिथेनॉल का सूत्र क्या है, देखिए मिथेनॉल का आपका सूत्र हो जाएगा CH3OH, यह मिथेनॉल का सूत्र हो जाएगा। अब देखिए इसका आयुपेक नाम ज्ञात करना है, इसका आयुपेक नाम देखिए इनमें से कोई नहीं, यह तीनों ऑप्शन गलत है, इनमें से कोई नहीं होगा इसका। तो इसका नाम क्या है, तो इसका आपका नाम है मिथॉक्सी इथेन। इसका नाम क्या है, मिथॉक्सी इथेन। कोई भी ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाम है मिथॉक्सी इथेन। अगला कीटोन का क्रियाशील मूलक, अभी तुरंत कीटोन का CO हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये एल्कोहल। ठीक है, तो अभी कीटोन पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CO, C डबल बॉन्ड O
अब देखिए अगला एल्डिहाइड, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, भाग लेता है, यह कैनिजारो अभिक्रिया में, ऑप्शन नंबर ए। अगला इस यौगिक में कितने कैनोनिकल संरचना दिखाता है, यह कितना, तो यह आपका 3 दिखाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रावन देता है। अब बताइए, ये काफ़ी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपका मेथेनॉल देता है, कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रावन देता है, या मेथेनॉल यानी HCHO, इसका नाम हुआ मेथेनॉल। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए यह रिएक्शन है, इस एक्स के जगह इस 4 ऑप्शन में से क्या भराया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी भरा हो जाएगा, SN या HCl, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है, मिथाइल एमीन को किसके द्वारा बनाया जाता है, हॉफमैन्स ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला है एनिलीन एवं एसिटिल्डिहाइड प्रतिक्रिया कर क्या बनाते हैं, ये स्किप्स बेस बनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो भी डी लगाएं बिल्कुल सही उत्तर होगा। C3H9N से बनने वाले बहुलक की संख्या कितना है, 4 हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है, सेल्यूलोज, क्या हो जाएगा, सेल्यूलोज। सिर्फ आप लोग एक लाइक करते जाइएगा। अगला है कार के टायर में प्रयुक्त होने वाला रबर हो जाएगा ब्यूना रबर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्यूना रबर। अगला है कौन सी विटामिन की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन ए। ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या 4। डिटोल का उपयोग किया जाता है एंटीसेप्टिक के रूप में यानी प्रतिरोधी के रूप में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब देखिए कपड़ा धोने वाला सोडा का नाम क्या है, तो Na2CO3 × 10H2O, आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, अब देखिए बुझा हुआ चूना का सूत्र। अब देखिए बुझा हुआ चूना का सूत्र आपका क्या होता है, CaOH को होल ट्वाइस होता है, CaOH को होल ट्वाइस। अब अच्छे ये बुझा हुआ चूना का सूत्र ये हो गया। अगर आप लोग जानते हैं बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र पूछ रहे हैं, बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र, बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, ये आप लोग कि कहाँ पर बताइएगा, हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ तक जो भी स्टूडेंट वीडियो देखे हैं वह ज़रूर सक्सेस होइएगा, ठीक है, अच्छा नंबर लाइएगा। तो इसका जवाब दीजिएगा, बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH को होल ट्वाइस। आप बताइए बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो न्यू हैं, और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।